अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी गौर खौस के बाद जुमेरात को बाकायदा तौर पर सिद्धारामैया को कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर बनाने का ऐलान किया। AICC के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने ऐलान किया कि DK शिव कुमार वाहिद डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे और कर्नाटक कांग्रेस के सरबराह के तौर पर जारी रहेंगे। सिद्धारामैया और DK शिव कुमार 20 मई को दोपहर 12:30 बजे बिल तरतीब चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हलफ लेंगे। वाज़ेह रहे कि चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार के इंतखाब में कांग्रेस क़यादत को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, जहां 2 ताकतवर उम्मीदवारों में चीफ मिनिस्टर के नाम को खतियत देने में 5 दिन तक मुशावरत करनी पड़ी। President had a series of consultation with the senior leaders and one-to-one discussion with Siddaramaiah ji and Shiv Kumar. We are all the part of that discussions. And he took opinion from Madam Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Priyanka ji and other senior leaders. Finally, Congress President took a decision on Karnataka CLP leadership. He authorized me to convey his decision, Congress President decisions, to the media, through the media to the people of Karnataka and the nation. He decided to make Siddaramaiah as the Chief Minister of Karnataka. Siddaramaiah will be the Chief Minister of Karnataka. DK Shiv Kumar will be the only one Deputy CM of Karnataka. He will continue as a PCC President till the Parliament. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कर्नाटक प्रदेश में भव्य जीत का सेहरा असल मायनों में 6.5 करोड़ कर्नाटक के भाई बहनों के सर पे है, क्योंकि ये जीत कांग्रेस पार्टी की नहीं, सही मायनों में हर कन्नडिगा की जीत है। इस देश के प्रजातंत्र की जीत है, इस देश के संविधान के मूल्यों की जीत है और उन ताकतों की करारी हार है जो इस देश में से प्रजातंत्र को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, जो संविधान को कुचलना चाहते हैं, जो प्रजातांत्रिक परंपराओं को बुलडोजर के नीचे आए दिन दबाते हैं। इस देश के हर गरीब की जीत है, इस देश के मध्यम वर्ग नौकरी पेशा व्यक्ति की जीत है, इस देश के छोटे छोटे उद्योग चलाने वाले हर व्यक्ति की जीत है। संगठन के लिहाज से इस जंग की शुरुआत श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से हुई, जैसा वेणुगोपाल जी ने कहा, जिसने सही मायनों में कर्नाटक में 21 दिन राहुल गांधी जी ने 600 किलोमीटर यात्रा कर संगठन को एक नई ताकत दी। उसके बाद सिद्धारामैया जी, DK शिव कुमार जी और कांग्रेस के सब नेताओं ने मिलकर प्रजाध्वनि यात्रा से प्रदेश के कोने कोने में एक अलख जगाई। चुनाव के दौरान जिस प्रकार से कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब ने 1 महीने तक न दिन देखा न रात कड़ी मेहनत की और वो 42 से अधिक सभाओं को संबोधित उन्होंने किया, उससे चुनाव को ताकत मिली। श्री राहुल गांधी जी के धुआंधार चुनाव प्रचार
उसने एक बार फिर नई ऊर्जा चुनाव को दी और प्रियंका गांधी जी का लगाव, अपनापन और जबरदस्त प्रचार, उसने भी चुनाव को एक नई ऊर्जा का संचार किया। पूरे देश से कांग्रेस के नेताओं ने तेलंगाना की काबीना ने जियो 111 पर एक सनसनीखेज फैसला लिया है। जुमेरात को नए सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह के बाद पहली बार काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर काबीना ने जियो 111 को वापस लेने का फैसला किया। काबीना ने ऐलान किया कि जिला रंगारेड्डी और हैदराबाद के अतराफ के 84 गांवों को फायदा पहुंचाने के लिए जियो 111 को वापस लिया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सदारत में आज मुनक्किदा काबीना के इजलास में फैसला लिया गया। रियासती वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने मीडिया से बात करते हुए काबीना के फैसलों से वाकिफ करवाया। वाज़ेह है कि 2 आबी ज़खायर उस्मान सागर और हिमायत सागर शहर हैदराबाद को पीने का पानी फराहम करने के लिए निज़ाम हुक्मरानों के दौर में तामीर किए गए थे। कुछ साल पहले तक ये आबी ज़खायर हैदराबादियों के पीने के पानी की ज़रूरियात को पूरा करते थे। 1996 में उस वक्त की हुकूमत ने इन अहम आबी ज़खायर की हिफाजत के लिए 111 जियो जारी किया था ताकि दोनों ज़खायर आपको आलूदगी से बचाया जा सके। अगर उन आबी ज़खायर का पानी आलूदा हो जाए तो उसका सेहत आमा पर संगीन असर पड़ेगा। इस जियो के मुताबिक जुड़वा आबी ज़खायर के इर्द गिर्द 10 किलोमीटर के इलाके को बायो कंजर्वेशन जोन करार दिया गया था। रंगारेड्डी जिले के 7 मंडलों से ताल्लुक रखने वाले 84 गांव इस दायरे कार में आते हैं। तमाम चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने असेंबली में जियो 111 को वापस लेने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि अब शहर हैदराबाद की जरूरियात को पूरा करने के लिए गोदावरी और कृष्णा नदियों से पानी आ रहा है। मजीद 100 सालों में शहर के लिए पीने के पानी की कोई कमी नहीं होगी, इसलिए मौजूदा हालात में जियो 111 का कोई मतलब नहीं है। వాటిని కూడా 150 నుంచి 200 ఫీట్ రోడ్ల వరకు వాటిని ఇంకా పెద్దగా డెవలప్ చేయాలని చెప్పి కూడా ప్రభుత్వం ఈ రోజు నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. రాబోయే రోజుల్లో కొండపోచమ్మ నుంచి కాళేశ్వరం జలాలతోని వీటిని ఇటు మూసీని గండిపేట హిమాయత్ సాగర్ని కూడా లింక్ చేయాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశించడం జరిగింది. అంటే కాళేశ్వరం జలాలతో లింక్ చేసి అటు మూసీని కూడా స్వచ్ఛమైనటువంటి మూసీగా మార్చాలని, గండిపేట హిమాయత్ సాగర్లో కూడా ఈ కాళేశ్వరం జలాలతో లింక్ చేయాలని చెప్పి కూడా మనం ప్రభుత్వం నిర్ణయించుకున్నాం. అదేవిధంగా హుసేన్ సాగర్ ను కూడా రాబోయే రోజుల్లో ఈ గోదావరి జలాలతో లింక్ చేయాలని చెప్పి కూడా దానికి కూడా రూపకల్పన విధి విధానాలను డిజైన్స్ ను ప్లాన్ చేయాలని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అధికారులను ఆదేశించడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈరోజు ఇంకో ముఖ్యమైన నిర్ణయం హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ లో కూడా तेलंगाना कानून साज काउंसिल से गवर्नर कोटे से नुमाइंदगी करने वाले बीआरएस पार्टी के 2 उम्मीदवार डी राजेश्वर राव और मोहम्मद फारूक हुसैन की 6 साल मियाद 27 मई को खत्म हो रही है। इसके साथ बीआरएस पार्टी में खाली होने वाली इन 2 सीटों के लिए कई दावेदार सामने आ रहे हैं। जराये के मुताबिक आज दोपहर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सदारत में मुनक्किद होने वाले काबीना के इजलास में काउंसिल के 2 उम्मीदवारों को खतियत दी जा सकती है। बताया गया कि राजेश्वर राव क्रिश्चियन माइनॉरिटी और मोहम्मद फारूक हुसैन मुस्लिम माइनॉरिटी से काउंसिल में नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये दोनों भी कांग्रेस से बीआरएस पार्टी में शामिल हुए हैं। उनमें राजेश्वर राव 2 मरतबा कांग्रेस से और 1 मरतबा बीआरएस से काउंसिल में नुमाइंदगी की है, जबकि फारूक हुसैन 1 मरतबा कांग्रेस और दूसरी मरतबा बीआरएस से नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये दोनों भी दोबारा मौका फराहम करने की बीआरएस क़यादत से दरख्वास्त कर रहे हैं। जराये ने बताया कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव फौजदारी मुकदमात न रखने वाले कायदीन को गवर्नर कोटा के तहत काउंसिल का उम्मीदवार बनाने का मंसूबा रखते हैं, क्योंकि 2 साल कबल बीआरएस हुकूमत ने कांग्रेस से बीआरएस में शामिल होने वाले कौशिक रेड्डी को गवर्नर कोटे के तहत काउंसिल के लिए नामजद करने की सिफारिश की थी, लेकिन गवर्नर ने उनकी इस सिफारिश को रद्द कर दिया था। इसके बाद चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कौशिक रेड्डी की जगह साबिक स्पीकर मधुसूदन चारी के नाम की सिफारिश की थी। मक्का मस्जिद बम धमाके की आज 16वीं बरसी मनाई गई। 18 मई 2007 को एक ताकतवर बम धमाके में 9 अफराद हलाक और 60 के करीब जख्मी हुए थे। मुश्तइल हुजूम पर काबू पाने के लिए पुलिस की फायरिंग में मजीद 5 जानें चली गई थी। मकामी हुसैन आलम पुलिस स्टेशन ने पहले धमाके का मुकदमा दर्ज किया था और बाद में सीबीआई ने ये तफ्तीश संभाली थी। इसके बाद तहकीकात को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हवाले किया गया था। अप्रैल 2018 में बम धमाके के तमाम 5 मुलजिमीन को एनआईए की खुसूसी अदालत ने सबूत की कमी की वजह से बरी कर दिया था। एनआईए और हुकूमत की जानिब से
इस फैसले के खिलाफ अपील न करने के बाद मुतासरीन के अहले खाना ने तेलंगाना हाईकोर्ट से रुजू किया था। ताहाल इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की गई है। बम धमाके के बाद रियासती हुकूमत ने जस्टिस भास्कर राव कमीशन को पुलिस फायरिंग की तहकीकात का काम सौंपा था। रिपोर्ट 2010 में पेश की गई थी, लेकिन उसे अभी तक मंजर आम पर नहीं लाया गया। यानी पिछले 16 सालों से इस बम धमाके के मुतासरीन अब भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टी रामाराव ने कहा कि तेलंगाना मिसाली सरमायाकारी का मरकज है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि रियासत किसी भी किस्म की तिजारती यूनिट्स के क़याम के लिए दरकार तमाम वसाइल, तरक्की पसंद सनत, दोस्त पॉलिसियों और मुस्तहकम इख्तियारात वाले माहौल दोस्त निज़ाम की हामिल है। KTR, जिन्होंने रियासत में सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए अपने दौरे अमेरिका के मौके पर उन्होंने अब तक कई कंपनियों को रियासत में सरमायाकारी के लिए कामयाबी के साथ राग़िब किया। इसके सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर न्यूयॉर्क में सरमायाकारों के गोलमेज इजलास में शिरकत की। इसका अहतमाम मुश्तरका तौर पर हिंदुस्तानी कौंसलेट न्यूयॉर्क और US इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम की जानिब से किया गया था। इस मौके पर खिताब करते हुए KTR ने कहा कि तेलंगाना अपने तरजीह शोबेजात में कई तरह के मौके रखती है। तेलंगाना ऐसे सरमायाकारों के लिए मिसाली गेटवे बनने तैयार है जो हिंदुस्तान को अपने मरकज के तौर पर मुंतखब करना चाहते हैं। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने बताया कि तेलंगाना की 10वीं यौम तासीस के मौके पर डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज की जानिब से 3 दिन का फिश फूड फेस्टिवल मुनक़िद किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 8 जून से होगी। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो मुख्तलिफ अजला में मुनासिब जगह की निशानदही करें जहाँ ये फेस्टिवल मुनक़िद किया जा सकता है। इस फेस्टिवल में 20 से 30 किस्म की फ़िश की मछली की डिशेस रखी जाएंगी। उन्होंने अहदेदारों से इस सिलसिले में सेक्रेटेरिएट ने मुनक़िद एक जायजा इजलास में बातचीत की। वजीर पंचायत राज रवली दयाकराव ने कहा कि वरंगल के अवाम को बहुत जल्द रोजगार के नए मौके मिलने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वरंगल टेक्सटाइल पार्क के शुरू होने के बाद जो अनखरीब शुरू होने वाला है उसे 20,000 नई नौकरियों के मौके खुलेंगे। आज इस सिलसिले में उन्होंने अवामी नुमाइंदों और अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक़िद किया और वरंगल टेक्सटाइल पार्क के कामों का रिव्यू किया। उन्होंने कहा कि वरंगल में मुख्तलिफ स्कीमात और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ज़रिए रोज़गार को बढ़ावा दिया गया है। मुख्तलिफ कंपनियां वरंगल के अलग अलग इलाकों में सरमायाकारी कर रही हैं, जिससे मकामी अफराद के लिए रोज़गार के कई मौके पैदा हुए हैं। तेलंगाना के ज़िले वरंगल में हुकूमत की जानिब से वरंगल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की तमीर का काम तेज़ी के साथ जारी है। सितंबर तक उसकी तमीर के काम मुकम्मल करने के लिए मसाई की जा रही है। इसके लिए 3 शिफ्टों में काम हो रहा है। इस मंजिला अस्पताल में कई शोबेजात होंगे। गरीब आवाम को कॉर्पोरेट तिब्बी खिदमात फराहमी के निशाने के साथ 1200 करोड़ रुपए के सरफे से 56 एकड़ अराजी पर 2000 से ज़ायद बिस्तरों वाले इस अस्पताल की तमीर का काम किया जा रहा है। इसके तकरीबन 70% काम मुकम्मल कर लिए गए हैं। वज़ीर सेहत हरीश राव ने दशहरे तक इसकी तामीर की तकमील के अहदेदारों को हिदायत दी है, जिस पर 3 शिफ्टों में अस्पताल का काम तेजी के साथ जारी है। वरंगल जेल के मकाम पर 24 मंजिला इस असरी अस्पताल की तामीर की जा रही है। सितंबर तक अस्पताल के पहले मरहले की तिब्बी खिदमत का आगाज कर दिया जाएगा। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने आज कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला चंद्रशेखर राव का ब्रांड आउटडेटेड हो गया है। उन्होंने कहा कि अवाम
आइंदा इंतखाबात में इन दोनों के चेहरे को देखकर वोट नहीं देगी बल्कि उनकी कारकर्दगी देखी जाएगी। इसके अलावा रेवंत रेड्डी ने उन सभी कायदीन से दरखास्त की है जो बीजेपी की आइडियोलॉजी से सहमत नहीं है लेकिन बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। वो कायदीन कांग्रेस पार्टी में दोबारा लौट आए। उन कायदीन में जिनका नाम इन्होंने लिया उनमें विवेक वेंकट स्वामी, कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी, ईटा राजेंद्र और कुमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी शामिल हैं। కర్ణాటక ప్రజలు వీరోచితంగా ఎదురొడ్డి నిలబడి తిప్పికొట్టారు. దేశం మొత్తం కేంద్ర ప్రభుత్వం పరిపాలనను స్తంభింపజేసి గాలికి వదిలేసి ఈశాన్య రాష్ట్రాలలో వేలాది మంది ప్రజలు రోడ్ల మీదకి వచ్చి ఒకరినొకరు చంపుకొని ఆర్మీ జవాన్ల కాల్పుల్లో చచ్చిపోతున్నా, శాంతి భద్రతలు పూర్తిగా దెబ్బతిని సామాన్య ప్రజలు నరుక్కొని చచ్చిపోతున్నా, ప్రధానమంత్రి హోంశాఖ మంత్రి సమీక్షించి నియంత్రించి ప్రజల మాన ప్రాణ ఆస్తులకు రక్షణ కల్పించాల్సింది గాలికి వదిలేసి కర్ణాటక రాష్ట్రంలో ఎన్నికలలో నెగ్గాలి అని దాదాపుగా 20 రోజులు నరేంద్ర మోడీ, అమిత్ షా, జేపీ నడ్డా నుంచి మొదలు పెడితే కేంద్ర మంత్రులందరూ కూడా కర్ణాటకలో మోహరించారు. అన్ని రకాలుగా ఏమి చేసినా సరే కర్ణాటక రాష్ట్రంలో తిరిగి బీజేపీని గెలిపించాలని చెప్పి శాయశక్తుల ప్రయత్నం చేసింది. ఇదే కాకుండా జై బజరంగ బలి అని హిజాబ్ విషయంలో, ముస్లిం రిజర్వేషన్ల విషయంలో విద్వేషపూరితమైన ప్రజాస్వామ్యం పట్ల సన్నగిల్లుతున్న విశ్వాసాన్ని పెంపొందించి మోడీ బ్రాండ్కు కాలం చెల్లి तेलंगाना सीएलपी लीडर मल्लवट्टी विक्रमार्का ने कहा कि आइंदा 5 माह में होने वाले असेंबली इंतखाबात में उनकी पार्टी के बरसर इख्तिदार आने के बाद धरानी निज़ाम को ख़त्म करके किसानों के साथ इंसाफ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासत के वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी का ये दावा कि वो महबूबनगर ज़िले के आबपाशी प्रोजेक्ट से वाकिफ़ नहीं है उनकी लाइल्मी का सबूत है। कांग्रेस को रियासत में निचली सतह से मुस्तहकम करने, अवामी मसाइल से वाकिफियत और चंद्रशेखर राव ज़ेर क़यादत हुकूमत की नाकामियों को उजागर करने के लिए जारी पीपुल्स मार्च पदयात्रा के किस्से के तौर पर उन्होंने महबूबनगर जिले में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए वजीर निरंजन रेड्डी पर शदीद नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि वो मुत्तहदा महबूबनगर में अपनी पदयात्रा जारी रखे हुए हैं। वजीर मौसूफ में हिम्मत हो तो वो हुकाम, आबपाशी के शोबे के माहिरीन और दीगर को अपने साथ ले आएं ताकि उनके दावों को साबित किया जा सके। कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिक एमएससी रामलू नायक ने रियासत की केसीआर हुकूमत पर बदनवानी का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि जहां कर्नाटका में 40% कमीशन वाली हुकूमत थी तो वहीं तेलंगाना में 500% कमीशन वाली हुकूमत है। बोल के फिर बेवकूफ बनाने के लिए, तेलंगाना के अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए अपने वजीर आला चीफ मिनिस्टर साहब फिर पब्लिक में जाके ये 10 साल में हम क्या क्या किए बोल के बताने के लिए उन्होंने ये कर रहा। 10 साल में उन्होंने किए तो यही की कमीशन कितना आता, मेरे घर को क्या पैसे आता, मेरा घर कैसा ये रहता बोले तो ही किए। कालेश्वरम प्रोजेक्ट 35,000 करोड़ से कालेश्वरम प्रोजेक्ट पूरा होता था, उसको रीडिजाइन के नाम पे 1,35,000 करोड़ रुपए डाल के रीडिजाइन के नाम पे उसमें कमीशन लिया गया। कल बनाए तो सेक्रेटरीट 400 करोड़ उसका एस्टिमेशन था, उसको 1,600 करोड़ एक करके वो किया। बोले तो हम लोग कमीशन लिए 100 साल में, 10 साल में कोई इतना कमीशन नहीं लिया, हम लोग लिए बोल के बताने के लिए दशाब्दी उत्सव कर रहे। क्या आज ये कोच फैक्ट्री नहीं ला सके, आज IIM नहीं ला सके, आज बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन नहीं आए, यहाँ क्या आया, कुछ भी नहीं आया। आज क्या बोल रहे उन लोग, तेलंगाना आने से पहले घर की एक नौकरी होता, हमारे बच्चे रोड पे नहीं घूमते,
माइनॉरिटी 4% से 12% देते, 12% दिए तो उसको 10 उत्सव वालों क्या बोल के ये लोग का 10 साल में करे बोल के ये लोग बोलते। ट्राइबलों को 12% रिजर्वेशन दिए, यहाँ दलित को मुख्यमंत्री दिए, नहीं तो डबल बेडरूम दिए, 3 एकड़ जमीन दिए, क्या बोल के करते ये लोग का। आज एक फैक्ट्री लाए, आज कल ही मैं देखा पेपर में BHL, मिदानी, DRDL, डिफेंस, ये जितने भी है वहाँ पे आदिलाबाद में सीमेंट फैक्ट्री के मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा इस माह की 30 तारीख से तेलंगाना में 1 माह तक चलने वाली महाजन संपर्क अभियान के दौरान तेलंगाना में 2 अवामी जलसों में शिरकत की तवक्को है। ज़राए के मुताबिक पार्टी ने शुमाली और जुनूबी तेलंगाना में एक जलसा मुनक़िद करने का फैसला किया। ज़राए के मुताबिक पार्टी की जानिब से मुख्तलिफ शोबों की अहम शख्सियात के साथ तबादला ख्याल के सेशन मुनक़िद किए जाएंगे। इस मकसद के लिए बताया गया कि हर हल्के से 250 अफराद का इंतखाब किया जा रहा है। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार ने कहा कि BC गर्जना आइंदा माह हैदराबाद में 1 लाख लोगों के साथ मुनक़िद की जाएगी। आज उन्होंने नागौल में शुभम कन्वेंशन में मुनक़िदा OBC के इजलास में BC डिक्लेरेशन का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर रियासत में बीजेपी इक़्तिदार में आती है तो BC तबके को उनकी आबादी की बुनियाद पर बजट मख्तस किया जाएगा। रियासत में BC कमीशन को आईनी दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने वजाहत की कि बैरून मुल्क तालीम हासिल करने वाले BC तलबा को स्टेटस की बुनियाद पर माली इमदाद फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि नामजद ओहदों में भी BC को तरजीह दी जाएगी। बंडी संजय ने कहा कि हैदराबाद के पुराने शहर की अदम तरक्की की जिम्मेदारी BRS और MIM है। उन्होंने कहा कि इन दोनों जमातों की वजह से पुराने शहर में मेट्रो नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि 3 तलाक पर पाबंदी का कानून लाने का सेहरा BJP हुकूमत का है। BRS, कांग्रेस और MIM पार्टियों ने उसकी मुखालिफत की। बंडी संजय ने BRS हुकूमत पर रियासत में बजरंग दल पर पाबंदी लगाने की साजिश का इल्जाम लगाया। కర్ణాటక ఎన్నికలు వేరు, తెలంగాణ రాష్ట్ర ఎన్నికలు వేరు. కర్ణాటక విధానాలు కర్ణాటకలో, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల మనోభావాలు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల మనోభావాలు ఇక్కడ గుర్తిస్తాం, గమనిస్తాం. అన్ని వర్గాల గురించి ఆలోచించే పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ. భారతీయ జనతా పార్టీ ఏ వర్గాన్ని వ్యతిరేకించలే, ఏ మతాన్ని కించపరచలే. అదే హైదరాబాద్ భాగ్యలక్ష్మి గుడి దగ్గర సమావేశం పెట్టినాం. ఈ ముఖ్యమంత్రి చాతగాలే భయపెట్ట దమ్ము రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి లేదు. ఎంఏ పార్టీకి భయపడ్డాడు. ఇలా భాగ్యలక్ష్మి గుడి దగ్గర మేము సమావేశం పెట్టి तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन के साथ नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि आने वाले ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर तेलंगाना समेत हिंदुस्तान के नाम को एक बार फिर पूरी दुनिया में रोशन करें। चीफ मिनिस्टर ने वाज़ेह किया कि रियासती हुकूमत निखत जरीन को मुकम्मल ताउन फराहम करेगी, जिन्होंने पहले ही कई आलमी मुकाबलों में कामयाबियां हासिल की। निखत जरीन ने जुमेरात को सेक्रेटेरिएट में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने वाज़ेह किया कि आने वाले ओलंपिक गेम्स में शिरकत के लिए ट्रेनिंग, कोचिंग, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के अखराजात रियासती हुकूमत बर्दाश्त करेगी। मुतालिका अखराजात के लिए चीफ मिनिस्टर ने 2 करोड़ रुपए का ऐलान किया। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को इक़दाम करने की हिदायत दी गई। हबीबनगर के इलाके बाजारघाट में एक जायदाद के तनाज़े को लेकर एक भाई ने अपनी बहन पर मुबैना तौर पर हमला कर दिया। तफसीलात के मुताबिक कल रात हसीबुल्ला और उनकी बीवी ने अपने कुछ साथियों के साथ मिराज बेगम के घर आकर मिराज बेगम और उनकी बहन शहजाद बेगम पर हमला कर दिया, जिसका CCTV फुटेज भी मौजूद है। मिराज बेगम ने इल्जाम लगाया कि हबीबनगर पुलिस हमलावरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।
कोर्ट हमको जब भी फैसला देगा हम वो फैसले पे कायम रहेंगे बोल रहे, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है ये आदमी, फेक पेपर बना के हमको बार बार मारने के लिए आ रहा है यहाँ पर। कल रात में 9:30 को आके मेरे को और मेरी बहन को, इसको औरत को लाया गया, समीना सबा को लाके हम दोनों को मारा। सो सीसी कैमरा भी है, सब है। रात में 9:30 से जो हम बाहर थे रोड पे, 4 बजे रात को हम घर को आए। पीएस और नामपल्ली हॉस्पिटल और उस्मानिया दवाखाना हम पूरा फिर के आए। इतना मारे हम दोनों बहनों को मिलके, इन्हें इसका ये हसीबुल्ला और समीना सबा और ये नाजिया उसकी बड़े भाई की बहू और इनायत और अदनान, ये सबको लेके आया इन्हें मारने के लिए। हमको जो लाया तो सीसी कैमरा भी है हमारे पास और हम बहुत परेशान हैं। इस वक्त हमको इंसाफ चाहिए, आप लोग हमारी मदद करिए। हम कोर्ट का इंतजार करना चाह रहे हैं, हम मारम पीटी नहीं करना चाह रहे। हम औरतें हैं, हमारे माँ के घर हैं। ये हमारे शेख फरीद के जो बच्चे थे, 14 बच्चे थे, 14 बच्चों के ये घर ये बल्दिया में है। ये बल्दिया का पेपर है, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। मैं कोर्ट में ऑलरेडी मैं भी लड़ी हूँ, उन्होंने भी लड़े। पहले तो केस मैं डाली, इससे आर्डर है मेरे घर के ऊपर। और मैं जो है ना, मैं किसी को सता रही हूँ, जितने मेंबर से को बांट के खाना खाएंगे बोल रही हूँ। लेकिन ये आदमी बोल रहा कि सिर्फ मेरे को चाहिए। एक कौन औरत है नहीं मालूम, वो समीना सबा को ला लिया उन्हें घर के अंदर, बोल रहा कि मैं तेरे ये औरत से सबको मार दूं मर रहा। और वो औरत ऑलरेडी और खाला को मारी। कल आके हम 2 बहनों को इतना मारी। आप लोग देखिए, हमारी मदद करिए। पूरी आवाम से हमारी गुजारिश है और डीसीपी साउथ वेस्ट किरण सर से हमारी गुजारिश है कि हमको हबीबनगर पीएस में इंसाफ नहीं मिल रहा। जब भी जा रहे हैं हम हबीबनगर पीएस से तो मायूस होकर आ रहे। हमारा इंसाफ चाहिए। हमको जो मारे, हमारे फेस पे भी पूरे मार्क लगे हुए हैं। मैं कल पीएस में पूरा फिरी और मैं नामपल्ली को भी गई, हॉस्पिटल को लेके गए, सब जगह गई। 4 बजे रात को ही मेरी मासूम बच्ची हैबत आ गई। हमारा इंसाफ करिए। और हमको बार बार बोले के गाड़ी पे से इन लोगों को रोडों से मारेंगे, मार के रोड के ऊपर केस भी नहीं बनता, रोड पे मारे तो बोल रहे। गलत है सर। डीसीपी सर, आप हमारा इंसाफ करिए कि आप हबीबनगर पीएस में हमारा इंसाफ। माशूका के धोखे से मायूस आज एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली। हबीबनगर पुलिस के मुताबिक सुभानपुरा की रिहायशी 22 साल अशफाक खान ने आज फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। जराये के मुताबिक अशफाक किसी लड़की से मोहब्बत करता था, लेकिन वो लड़की किसी और लड़के से भी मोहब्बत करती थी। जब इस बात का अशफाक को पता चला तो उसने मायूसी के आलम में खुदकुशी कर ली। इस वाक़े से वालिदैन को सबक लेने की ज़रूरत है। नौजवान लड़के लड़कियां इश्क के नाम पर अपनी जानें गंवा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलात में वालिदैन अपने बच्चों की सरगर्मियों से वाकिफ़ ही नहीं है। अगर उन्हें ऐसी बातों का पहले पता चले तो अपने बच्चों को समझाकर खुदकुशी जैसी हरकतों से रोक सकते हैं। पाना बेगम है, मेरे बच्चे का नाम अशफाक खान है। बच्ची के साथ चक्कर चला था 2 साल से। बच्चे का मेरे कल टॉर्चर करी बच्ची के फूफू के बच्चे के किसके बच्चे के साथ में चक्कर है। मेरा बच्चा बोला भी तो उन्हें बोली नहीं बोली। मेरा बच्चा फोटो में भिजा रहा, बच्ची फोटो में भिजा रही है दूसरे बच्चे को। तो मेरा बच्चा बोला भी नको कर ऐसा, मेरा नंबर तो भी ब्लॉक करो तो मेरा के तो भी छोड़ दो। तो भी वो पोटी नहीं सुनी, मेरा बच्चा चले गया हाथ से। थोड़ा बच्चा मेरा, क्या नाम है? मेरा नाम इरफाना बेगम है और बच्चे का नाम असमा है। अंबरपेट पे रहती वो। कब से 2 साल से बोल के बोला मेरे को बच्चा नहीं गैरों में है। हाँ, तो कहीं के लिए हुई आज सुसाइड करने मतलब घर पे आज कुछ झगड़ा हुआ था? घर के कुछ भी झगड़ा नहीं हुआ। पहाड़ी शरीफ के इलाके में आज एक सोफे के गोदाम में आग लगने का वाकया पेश आया। इब्तिदाई तौर पर मालूम है कि आतिशबाजी के हादसे में 15 लाख तक की इमलाक को नुकसान पहुंचा। मीटर लाए थे फार्म तुम अभी चले यार मखदूम। हाँ नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देख रहिए INN चैनल।